एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ईवीएस के पोर्शन को, जो कि हमारी सीटेट और एस्टेट एस्पायरेंट्स के लिए सीरीज़ चल रही है ईवीएस की। तो चैप्टर 4 होगा ये, और इसके बाद में जो है कुछ टॉपिक्स और रह जाएंगे जिसे भी हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। एंड सो सॉरी फॉर डिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को देखते हैं तो वो किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, और अगर हम उसमें कोई चीज़ ऐड कर दें या फिर उससे कोई चीज़ रिमूव कर देते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्ट करती है और उनके फॉर्म उसके बाद में कैसे चेंज हो जाती है। तो ये चैप्टर है अबाउट थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। तो कुछ चीज़ें जिनके बारे में हम जानेंगे, जिसको हम बना सकते हैं और जिन्हें हम करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, इवन हम भी, तो चाहे वो टेबल, चेयर, जितने भी लिविंग बींग्स हों, जितने भी नॉन लिविंग बींग्स हैं, तो वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो सभी क्या होते हैं? मैटर होते हैं। यानी उनको क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। तो anything that has mass and occupies space is known as matter. Matter can have the following two criteria for classification. Okay, तो हम जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, और हम भी, या फिर हर एक वो चीज़ जो जिसमें कुछ मास होता है, यानी जिसमें कुछ बाहर होता है, और मास मतलब वो कितना मैटर ऑक्यूपाई किए हुए है और वो कितनी जगह घेर रहा है, मतलब कितना ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को, तो वो सब क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। तो इनको 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है, फर्स्ट क्राइटेरिया वाला किस पर क्लासिफाई किया जाता है? बेसिस ऑफ फिज़िकल फीचर्स। फिज़िकल फीचर के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज़ में। बेसिकली फ़िज़िकल का मतलब अगर हम समझें तो जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, सामने दिखाई देती है, तो वो क्या होती है? फ़िज़िकल फॉर्म होती है उसकी। तो मैटर को फिज़िकल फीचर्स के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड, एंड थर्ड है हमारा गैस। तो सॉलिड बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज़ फिक्स्ड शेप। इसकी फिक्स्ड शेप होती है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, जैसे कि हमारी बुक, सेलफोन और ब्रिक्स। तो अगर हम मान लीजिए किसी बुक को लेते हैं, तो अगर हम कैसे भी शेप के बॉक्स में उसको रख दें, कैसी भी चीज़ जगह उसके रख दें, उसकी जो शेप है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो इस प्रकार के मैटर को क्या कहा जाता है? सॉलिड कहा जाता है। अगर हम बात करें लिक्विड की, इट इज़ अ टाइप ऑफ मैटर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। मतलब ऐसे मैटर जो कि जिनका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, मतलब जो जगह वो ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब वो तो फिक्स्ड होगी, लेकिन उसकी कोई भी शेप डेफिनेट नहीं होती, जैसे सॉलिड की होती है ना। जैसे अगर स्क्वायर शेप का कोई भी चीज़ है तो वो स्क्वायर शेप में ही रहेगी। तो इसके एग्जांपल जैसे कि वाटर, जूस और ऑयल। तो अगर हम वॉल्यूम के बेस पे कंसीडर करें, अगर 1 लीटर वाटर है तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर में कंसीडर किया जाएगा। तो उसको हम चाहे किसी मतलब डिस्क में, जैसे कोई प्लेट वगैरह हो, उसमें कर दें, या फिर किसी बीकर में या फिर किसी ट्यूब में रखते, तो वो उसका वॉल्यूम फिक्स ही रहेगा। यानी 1 लीटर वो कैपेसिटी जो है, उसकी अमाउंट जो है वो फिक्स रहेगी, लेकिन उसकी जो शेप है वो जिस जगह रखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उसे शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब चेंज होगी उसकी शेप। और थर्ड जो कैटेगरी होती है वो है गैस। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर विच डोंट हैव फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। तो गैसेस क्या होती हैं? जिनका ना कोई शेप होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। तो गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। अब सेकंड कैटेगरी पे किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है मैटर को? तो वो किया जाता है केमिकल फीचर्स पे, केमिकल बेसिस पे। तो केमिकल बेसिस पे अगर हम कंसीडर करें तो सबसे पहले आता है बेस फॉर्म, जो होता है जिससे मिलकर के सभी प्रकार के जितने भी कंपाउंड्स हम यूज़ करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो बनती हैं। तो एलिमेंट्स सबसे पहले होता है, इट इज़ अ मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स
और एलिमेंट्स फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें किसी एक ख़ास तरह के एटम्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का जो है उसमें सिर्फ कार्बन के ही एटम पाए जाएंगे। तो और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो मतलब वो सिंगल एटम से बनते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं 2 कैटेगरीज़ में, यानी मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल सबको पता ही होगा। मेटल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड किए जाएं तो और वो मतलब लस्टर शो करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करते हैं और हीट को भी इजीली कंडक्ट करते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं आयरन, कॉपर और सिल्वर, एल्युमिनियम। मतलब जितनी भी चीज़ें आपको चमकती हुई दिखाई दें, हम उसको क्या कर सकें, हम उसको हिट करके, हम उसको हैमर वगैरह से हिट करके उसकी शेप को चेंज कर सकें और अनब्रेकेबल हो, तो इस तरह के मेटल को क्या कहते हैं, मेटल कहा जाता है। तो मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। तो ये इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। दे आर मोस्टली फाउंड इन द सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट फॉर मरकरी। तो ये हमेशा किस में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस होता है जो कि मरकरी एग्जाम्पल है इसका, तो वो हमेशा किस में पाया जाता है, मतलब हमेशा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जो कि एक मेटल होता है। मतलब वो ये सभी प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करेगा। और सेकंड होता है हमारा नॉन मेटल। तो नॉन मेटल बेसिकली मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, शाइन, डेंसिटी को शो नहीं करते। मतलब इनमें एडिशन जैसे पॉलिशिंग वगैरह करके इसको थोड़ा सा शाइनी बनाया जाता है, जैसे कि वुड हुई हमारी और कार्बन की कोई चीज़ हुई। तो दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। ये बहुत ही ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी मैटर में, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आगे आता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक न्यू फॉर्म तैयार की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो बेसिकली कैल्शियम एक अलग है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट है, और कार्बोनेट 2 एलिमेंट से मिलकर बनाया है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन। तो इसमें 3 एलिमेंट से मिलकर क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3। अब अगर हम वाटर को कंसीडर करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का सिंगल एटम, जिससे मिलकर क्या बना, वाटर बना। तो ये सभी क्या होते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। अब आगे आता है हमारा मिक्सचर। अब हमने देखा मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर बेसिकली क्या होता है, जब डिफरेंट जो है फॉर्म के एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया जाता है तो उससे क्या बनता है, कंबाइन होकर के एक मिक्सचर बनता है, एक घोल बनता है। ठीक है, तो इट इज़ मेड बाय कंबाइनिंग 2 or more elements or compound in an indefinite ratio and proportion. It can be separated by the process of separation, example soil, ocean water, cement and smoke. तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलॉय। एलॉय क्या होता है बेसिकली, एन एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड और अनदर एलिमेंट। तो बेसिकली जो मेटल है, या तो सेम टाइप के मेटल को मिक्स करके बनाया जाए, या फिर मेटल को और किसी अदर एलिमेंट को मिक्स करके बनाया जाए। तो ये इस तरह के कंपाउंड को क्या कहा जाता है, जो है इस तरह के मैटर को क्या कहा जाता है, एलॉय कहा जाता है। जैसे कि इसमें 22 कैरेट गोल्ड और स्टील इसका एग्जाम्पल है। अब आगे आता है, हमने देखा कि हम मिक्सचर को बना रहे हैं और कुछ मिक्सचर ऑलरेडी बने हुए होते हैं। जैसे कि ओशन वाटर है, तो उसमें क्या मिक्स होता है, सॉल्ट होता है और वाटर होता है। तो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, तो उन्हें हम देखते हैं अभी क्या होता है।
अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट यानी सॉलिड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की प्रोसेस कुछ अलग होती है। तो सबसे पहली है मैनुअल सेपरेशन। तो मैनुअल सेपरेशन बेसिकली डन बाय हैंड्स लाइक कंक्रीट फ्रॉम ग्रेन्स। तो आपने अपने घरों में देखा होगा, जैसे अगर हम दाल वगैरह बनाते हैं तो हम उसे पहले चेक करते हैं कि कहीं इसमें कोई कंक्रीट पीस तो नहीं है, कहीं इसमें कोई कंकड़ी वगैरह तो नहीं है। तो इसी तरह के सेपरेशन को क्या कहते हैं, मैनुअल सेपरेशन। मतलब हाथ से यानी हैंड पिकिंग के थ्रू हम उस कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से अलग करते हैं। ठीक है, अब आगे आता है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग बेसिकली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग एडिबल पार्ट्स ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। तो हस्क यानी जो प्लांट का जो पार्ट होता है बाकी का, तो उससे जो है ईडेबल पार्ट्स यानी सीड्स वगैरह को अलग करना। जैसे कि गेहूं का जो पूरा पेड़ काटा जाता है, फिर उसमें सीड्स होते हैं गेहूं के बीज, तो उनको मशीन से या फिर बाय हैंड उसको मतलब पूरे प्लांट को यानी हस्क को ग्रेन से अलग किया जाता है। मतलब ग्रेन को और हस्क को सेपरेट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। अब विनोइंग में क्या है, विनोइंग इज़ अनदर प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स डन आफ्टर थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग के बाद में क्या होगा, जो हस्क उससे अलग हुई है दानों से, तो वो क्या है आपस में मिक्स हो जाती है। जैसे कि वो कहते हैं ना भूसी, जो चारा देते हैं पशुओं को, वो तो उसको अलग करने के लिए विनोइंग का यूज़ होता है। तो एयर के थ्रू, तो जो हस्क होती है वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है और जो ग्रेन्स होते हैं वो वेट में बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। तो एयर के थ्रू जो हस्क होती है वो उड़ करके दूसरी जगह जमा हो जाती है और जो ग्रेन्स होते हैं वो एक जगह रह जाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। अब सीविंग क्या होता है, सीव बेसिकली हम कहते हैं, सीव जो वर्ड है वो है छलनी। जो छलनी होती है जो किचन में यूज़ की जाती है वो, और लेबोरेटरीज़ वगैरह में सब जगह यूज़ होती है। तो अ फाइन नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन लाइक फ्लोर। तो आटा वगैरह छानने के लिए जो कि छलनी जो होती है, मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, उसका यूज़ किया जाता है। किसके लिए, सेपरेशन के लिए, मतलब जैसे आटा वगैरह छानते हैं उसके लिए। अब आगे आता है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वही कंपाउंड शो करेगा जिसमें आयरन कंटेन होगा। तो आयरन का जो सिंबल होता है वो होता है Fe। तो उसमें आयरन अगर कंटेन है किसी भी कंपोनेंट में, तो उसका ही सेपरेशन मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। तो इसके एग्जांपल हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, और इनको सेपरेट कर सकते हैं किससे, मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक के थ्रू। अब आगे आता है, सॉलिड का डिस्कस किया हमने, आगे हम चलते हैं, क्या हो अगर सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट आपस में मिल जाएं, तो उनके सेपरेशन के लिए क्या प्रोसेस यूज़ की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम जब भी पानी भरते हैं पीने के लिए, तो उसमें थोड़ी सी डस्ट आ जाती है, तो हम उसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और फिर जो डस्ट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, और जो वाटर है, ऊपर का जो वाटर होता है वो क्लीन होता है काफ़ी। तो इनको सेपरेट करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस आती है वो होती है सेडिमेंटेशन। अगर हम बात करें सेडिमेंट की, तो जो रॉक के और जो क्ले सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को सेडिमेंट्स कहा जाता है। तो अंडर दिस प्रोसेस वाटर कंटेनिंग solid particles start to settle down in a bottom of the container. Setting down of solid particles is caused by effect of gravity. तो जो सेडिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वेट में ज़्यादा होंगे, तो वो क्या है ईजीली किसी भी वेसल में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरीके की प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। अब इसके बाद वाली जो प्रोसेस आती है वो होती है डिकेंटेशन, जिसमें हम पानी को निथार करके, मतलब उसको जो सेडिमेंट्स हैं उसके ऊपर से हम वाटर को आउट कर लेंगे और जो सेडिमेंट्स हैं वो वहीं सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह की प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। और ये प्रोसेस हमेशा सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद में आती है। एंड दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स और ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड मिक्सचर सच एज सस्पेंशन। ओके,
अब नेक्स्ट जो इसमें अनदर प्रोसेस है सेपरेशन की, वो है फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर करना किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करने के लिए, उसको छानना, तो बेसिकली ये प्रोसेस होती है। इन दिस प्रोसेस अ नेट और अ फिल्टर पेपर इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम द लिक्विड एंड द लिक्विड इज पास्ड थ्रू द फिल्टर पेपर और अ नेट in which solid particles are trapped and the filter water is collected in the vessel below। okay, तो बेसिकली क्या होता है इसमें, किसी भी चीज़ को यानी सॉलिड से लिक्विड को अलग करने के लिए या लिक्विड से सॉलिड मिक्सचर को अलग करने के लिए तो फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू ये प्रोसेस की जाती है, यानी फिल्ट्रेशन वाली जो सेपरेशन की प्रोसेस होती है वो। अब नेक्स्ट आती है हमारी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब वेपर्स के थ्रू जो है लिक्विड से सॉलिड को अलग करना। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओशियन वाटर से। तो बेसिकली जो है जो ओशनिक वाटर होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है। तो सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए उसको हीट किया जाता है या फिर उसको सन हीट में वाटर्स को वेपर्स में कन्वर्ट कराया जाता है। तो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होकर चला जाता है, लेकिन सॉल्ट तो कन्वर्ट नहीं हो सकता वेपर में, तो सॉल्ट जो है वो उसी जगह कंसोलिडेट होकर के रह जाता है। तो इस तरीके से जो है सॉल्ट सेपरेट किया जाता है, किसमें से, सॉल्टी वाटर यानी ओशनिक वाटर से। तो ये प्रोसेस कौन सी होती है, एवेपोरेशन। अब आगे आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब it is a technique which involves the application of centrifugal force to particles from a solution according to their size, shape, density, viscosity of the medium and rotor speed। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, बेसिकली जब कोई भी सॉलिड कंपाउंड या फिर टू सेम जो है लिक्विड कंपाउंड सेपरेट करने होते हैं तो विल्डिंग प्रोसेस से यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस अप्लाई कर करके जो है पार्टिकल को सेपरेट किया जाता है। जैसे कि वो साइज़ में भी वेरी कर सकते हैं और शेप में भी और डेंसिटी में भी। जैसे कि हम फैट को अलग करते हैं किससे, मिल्क से, तो वो किसके प्रोसेस के थ्रू होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू। अब आगे आती है हमारी प्रोसेस डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज हीटेड एंड वेपर्स फॉर्म्ड एट आर कलेक्टेड इन अनदर वेसल। इन दिस वे बोथ द कंपोनेंट्स गेट सेपरेटेड। अब इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, जो मिक्सचर होता है किसका, सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट का, उसको बेसिकली हीट किया जाता है और हीटिंग से जो वेपर जनरेट होती है उसको अनदर वेसल में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह की सेपरेशन वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। अब हम बात करते हैं लिक्विड से लिक्विड को कैसे सेपरेट किया जाता है। इसका एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे अगर वाटर में ऑयल को मिक्स कर दिया जाए और फिर उसको अगर सेपरेट किया जाए तो ये कुछ प्रोसेस होती हैं सेपरेट करने की। तो सबसे पहले आती है हमारी सेपरेशन कोन मेथड। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, दिस मैथड इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड। तो इमिसिबल का मतलब है जो लिक्विड मिक्स नहीं हो सकते, ऐसे लिक्विड्स को क्या कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स। द लिक्विड्स प्रेजेंट इन द कोन फ्रॉम बाई लेयर एंड वन लेयर फॉर्म इन द अपर लेयर एंड द अदर लेयर फॉर्म्स इन द बॉटम। द बॉटम लेयर कैन बी easily drained and the upper layer liquid left in the cone, thus two liquid get separated। अगर मान लीजिए किसी भी वाटर में, किसी भी लिक्विड में जो है ऑयल मिक्स हो जाता है तो बेसिकली उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है ये कि उसकी अमाउंट कितनी है। अगर ऑयल ज़्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम है तो उस ऑयल को रिमूव कर दिया जाएगा और वाटर जो है वहाँ बाकी मतलब बचा हुआ रह जाएगा। अगर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और ऑयल की अमाउंट कम है तो ऑयल को स्पिल आउट कर दिया जाएगा एंड देन ऑयल जो है लेफ्ट आउट मतलब बचा हुआ रह जाएगा।
अब आगे आती है इसमें एक और प्रोसेस फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इज़ द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। केमिकल कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय हीटिंग देम टू अ टेम्परेचर एट विच वन और मोर फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर विल वेपोराइज। The vapors then collected and condensed into a separate container for each temperature। तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है पेट्रोलियम। तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करके जो है एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड को अलग किया जाता है। तो पेट्रोलियम से बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, पैराफिन मिलता है, वैक्स मिलता है और पेट्रोलियम मिलता है। तो इनको अलग अलग करने के लिए फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे हम फोर्स एंड फ्रिक्शन के बारे में। तो बेसिकली हम जितनी भी चीज़ें अपने आसपास के देखते हैं, या तो वो मूव कर रही हो या फिर वो स्टैटिक हो, स्टेशनरी हो, तो उनमें कुछ स्पेशल फोर्सेस अप्लाई होती हैं जिसकी वजह से वो मूव कर पाती हैं। तो फोर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड as any push or pull of an object due to this pull and push motion or place of an object changes। तो बेसिकली जो फोर्स जो होती है वो एक तरीके का बल होता है, या अगर हम उसे किसी भी मैटर पे, किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी कंपाउंड पे अप्लाई करते हैं, या हम उसे या तो पुश करते हैं या फिर हम उसे पुल करते हैं, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। तो इससे क्या होता है, बेसिकली कोई भी चीज़ है उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, और मे भी पॉसिबल उसकी पोजीशन ना चेंज हो। अगर हम किसी भी बॉक्स में, कोई भी बॉक्स हो या फिर कोई भी टेबल है, उसको हम पुश करते हैं, उस पर अगर हम बल लगाते हैं तो वो हो सकता है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए। अगर हम दीवार में धक्का लगाएंगे तो वो तो डिस्प्लेस नहीं होगी। तो ये उस मैटर की शेप पे और साइज़ पे डिपेंड करता है बेसिकली। और कुछ फोर्सेस होती हैं, कुछ बल होते हैं जो फोर्स के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। तो हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, चीज़ जो है अपनी पोजीशन को हो सकता है चेंज करे और हो सकता है ना चेंज करे। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्ट करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो बेसिकली क्या है, अगर मान लीजिए हम कोई भी चीज़ स्लोप पे ड्रैग करें, कोई भी बॉल है उसको स्लोप पे ड्रैग करें, तो उसको लुढ़काएं, तो अगर वो स्लोप स्मूथ है वो हमेशा इजीली मूव कर सकेगा, लेकिन अगर वो स्लोप रफ़ है तो वो रुक के जाएगा। तो वहाँ पर कौन सी जो फोर्स के अपोजिट जो फोर्स है वो अप्लाई हो रही है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि स्टॉपिंग ऑफ साइकिल, बाइक, कार एट्सेट्रा बाय अप्लाइंग द ब्रेक, और व्हेन राइटिंग there is a friction between a tip of a pen and paper। अब हम डिस्कस करते हैं हम जो डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं। तो थिंग्स वी डू, तो या तो हम खेलते हैं, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सर्शन एंड स्किल इन विच द इंडिविजुअल और टीम कम्पीट्स अगेंस्ट अनदर और अदर्स फॉर एंटरटेनमेंट। सम ऑफ द फेमस स्पोर्ट्स एंड देयर स्पोर्ट्स पर्सन आर। तो हम डेली बेसिस पे कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, या तो हम खेलते हैं या फिर हम डांसिंग जो फेवरेट होती है किसी की, और किसी का फेवरेट क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट वाली एक्टिविटीज़ करना और कुछ पेंटिंग्स करना। तो ये कुछ डेली एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्जांपल्स हैं, तो उनको हम जो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फेमस स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनके नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गोपी चंद, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु।
अगर हम बात करें रेसलिंग की, तो रेसलिंग में कंसिडर किया जाता है सुशील कुमार को, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो बेसिकली इन्होंने जितने भी स्पोर्ट पर्सन हैं इन्होंने अपने अपने लेवल पे बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट किए हैं। तो रेसलिंग में अनदर नेम है योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक। और क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, जिनका नाम रिमेंबर किया जाता है वो है सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली। एंड अनदर गेम इज़ लॉन टेनिस, जिसमें हम कंसीडर करते हैं महेश भूपति, सानिया मिर्ज़ा, लेंडर पीस। और बॉक्सिंग की बात करते हैं तो बॉक्सिंग में जो बॉक्सिंग चैम्पियन है विजेंदर सिंह और MC मैरी कॉम। अगर हम बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की, तो वेट लिफ्टिंग में जो मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी हैं मोस्ट फेमस पर्सन है वो है करनाम मालाश्वरी। और एथलेटिक्स में है PT ऊषा, और शूटिंग में है अभिनव बिंद्रा, और हॉकी में है मेजर ध्यानचंद। तो अब हम आ जाते हैं अनदर एक्टिविटी पे जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, वो है डांसिंग। डांस इज़ अ परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम कंसिस्टिंग ऑफ willfully selected sequences of human movement. This movement has aesthetic and symbolic value and is acknowledged as the dance by performers and observed with a particular culture. तो बेसिकली जो डांसिंग जो एक्टिविटी होती है वो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है, और हर एक स्पेसिफिक मूवमेंट का एक अलग मीनिंग होता है। और अगर हम बात करें कल्चर के बेसिस पे, तो अलग अलग कल्चर में यानी इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में भी अलग अलग कल्चर डांस जो होते हैं उनके स्टेप्स भी अलग होते हैं, और हर एक स्टेप्स का मीनिंग भी अलग होता है। तो कुछ फेमस डांस हैं उनको कंसिडर करते हैं। तो अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में एक डांस बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है कुचिपुड़ी। तो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी डांस जो है किस कल्चर का पार्ट है, किस स्टेट का पार्ट है। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो मणिपुर में मणिपुरी, और गुजरात में गरबा जो दुर्गा अष्टमी वगैरह होती है, और सभी जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें गरबा बहुत ज़्यादा प्ले किया जाता है। और तमिलनाडु का जो फेमस है वो है भरतनाट्यम, जो वहाँ की जो कल्चरल डांस है वो, और उड़ीसा की उड़ीसी, और राजस्थान की घूमर, उत्तर प्रदेश का कथक, और मिज़ोरम का जो है बम्बू डांस, और असम का बिहू। तो असम जो है वहाँ का बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, असम की क्या है, बिहू। और केरल का क्या है, कथकली। और पंजाब में क्या करते हैं, भांगड़ा या फिर गिद्दा। अब कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि हमारे इंडियन स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स में वहाँ की वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाते हैं। तो टॉपिक है हमारा फेस्टिवल्स इन इंडिया। तो अ फेस्टिवल इज़ एन इवेंट ऑर्डिनरी सेलिब्रेटेड बाय कम्युनिटी एंड सेंटरिंग ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ दैट कम्युनिटी एंड इट्स रिलीजन और कल्चर। तो बेसिकली या तो फेस्टिवल्स जो होते हैं या तो वो नेशनल फेस्टिवल होता है, या फिर वो रिलीजियस होता है, या फिर कल्चरल फेस्टिवल होता है, यानी किसी स्टेट का स्पेसिफिक होगा, या फिर वो रिलीजियस हो गया, यानी हिंदूज़ का जैसे दिवाली हुआ और होली हुआ, जैसे मुस्लिम का ईद हुआ। तो ऐसे फेस्टिवल क्या होगा, रिलीजियस। और नेशनल फेस्टिवल्स जैसे कि गांधी जयंती और इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो ये क्या हो गए, नेशनल फेस्टिवल्स हो गए। तो कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि स्पेसिफिक स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो कंसिडर किया जाता है, सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाला जो फेस्टिवल है वो है गणेश चतुर्थी। और केरल का ओणम है, और तमिलनाडु पोंगल, और बैसाखी कहाँ सेलिब्रेट की जाती है, पंजाब में। और बिहार में छठ नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में उगाड़ी, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो एक साथ मिलकर के एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है लोसर। और वेस्ट बंगाल में क्या सेलिब्रेट करते हैं, दुर्गा पूजा। और अपने यूपी में क्या सेलिब्रेट किया जाता है सबसे ज़्यादा, जन्माष्टमी। अब कुछ चीज़ें हम देखते हैं
जिन्हें हम बना सकते हैं, थिंग्स वी कैन मेक। तो हम डेली बेसिस पे क्या बनाते हैं, या तो हम आर्ट्स और क्राफ्ट्स को बनाते हैं या फिर हम पेंटिंग्स बनाते हैं। तो आर्ट्स और क्राफ्ट्स में अगर हम देखें तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डिस्क्राइब अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मेकिंग थिंग्स विद वन ओन हैंड। तो एक ही व्यक्ति के द्वारा या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो क्या होती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट। जैसे कि हम अगर किसी पेपर को पेपर फोल्डिंग के थ्रू अगर हम कोई भी चीज़ बना देते हैं तो वो क्या मानी जाती है, आर्ट और क्राफ्ट के अंदर आती है। और जैसे सिलाई करना, कढ़ाई बुनाई करना, तो ये किसका पार्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट का। अब आगे आता है पेंटिंग। तो पेंटिंग इज़ अनदर एक्टिविटी जो कि हम डेली बेसिस पे करते हैं या फिर जो कि हम बाय हैंड करते हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के बेसिस पे। तो अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है मधुबनी पेंटिंग्स। तो बेसिकली ये जो पेंटिंग्स हैं वो या तो इंडिगो और टर्मरिक और नॉर्मल फ्लावर्स जो होते हैं उनके कलर को एक्सट्रैक्ट करके उससे ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल होती हैं और बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइंग पेंटिंग्स होती हैं। मैग्नीफाइंग का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अगर किसी लेडी का पिक्चर बनाना है तो उसके फेस के अकॉर्डिंग उसकी आई को ड्रॉ किया जाए, तो वो मतलब आईज़ का साइज़ वेरी करेगा या फिर नोज़ का साइज़ वेरी करेगा। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइंग पेंटिंग्स होती हैं और इनकी स्पेसिफिक अपनी शेप होती है। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में पाटा पेंटिंग नाम की एक पेंटिंग बनाई जाती है जो कि क्लॉथ की हेल्प से, क्लॉथ और नेचुरल कलर की हेल्प से बनाई जाती है। और महाराष्ट्र की क्या फेमस है, चित्रकाटी पेंटिंग। दिस पेंटिंग पोर्ट्रेज द स्टोरी एंड ओनली नेचुरल कलर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग। तो इस तरह के पेंटिंग को बनाने के लिए सिर्फ नेचुरल कलर का इस्तेमाल होता है और जो मतलब ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वो एक स्टोरी टेलिंग होती है। मतलब अगर आप किसी भी पेंटिंग को देखेंगे, चित्रकाटी पेंटिंग, तो उसको देख करके आपको उस पेंटिंग की स्टोरी समझ में आ जाएगी कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो मतलब स्टोरी डिस्क्राइबिंग पेंटिंग्स होती हैं बेसिकली ये। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ पे क्या बनाया जाता है, कलमकारी पेंटिंग। तो इनको कैसे बनाते हैं, क्लॉथ डन ऑन क्लॉथ एज ब्लॉक प्रिंटिंग एंड नेचुरल कलर्स आर यूज्ड। तो ये कपड़ों पे बनाई जाती है और ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। बेसिकली इसकी यही पहचान होती है कि क्या होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग। तो इसका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या फेमस है, फाड़ पेंटिंग। तो ये किस पे बनाई जाती है, कपड़ों पे बनाई जाती है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रेडिशनल आर्ट्स के जो कि स्टेट वाइज अलग अलग बनाए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं और एग्ज़ाम्स में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ की जो फेमस जो पेंटिंग है वो है चिनाकरी पेंटिंग। और राजस्थान में क्या बनाया जाता है, जो आर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चिनाकरी नाम की जो आर्ट है वो कहाँ बनाई जाती है, लखनऊ में। और राजस्थान में बांधना डिज़ाइन जो होती है ट्रेडिशनल आर्ट होती है। और गुजरात में पटोला, और वेस्ट बंगाल में जमदानी, और असम में क्या, मुगा सिल्क, और जम्मू कश्मीर में बेसिकली पश्मीना शॉल शाह टूट। तो इसको अगर एग्ज़ाम में आपके पूछने के लिए आ जाए कि पश्मीना शॉल कहाँ का एग्जाम्पल है, कहाँ की जो आर्ट है वो है, तो ये आर्ट है कहाँ की, जम्मू कश्मीर की। तो बेसिकली जो शीप होती हैं तो उनकी स्पेसिफिक ब्रीड की शीप को लिया जाता है, उनसे गुड क्वालिटी ऑफ वूल को निकाला जाता है, फिर उससे ये पश्मीना शॉल बनती है जो कि वेट में बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं और बहुत ही ज़्यादा वार्म होती हैं और वर्ल्ड वाइड ये फेमस भी होती हैं। अगर हम बात करते हैं कन्नौज की, तो कन्नौज किसके लिए फ़ेमस है, परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए। और आंध्र प्रदेश किसके लिए है, पोचम पाली के लिए। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स थे। अगर आप ये वीडियो ही देख लेंगे तो उसी से आपका कवर हो जाएगा। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।